हेलो गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल एन एस्पेरेंट पर। गाइस सॉरी फॉर द डिले। मैं आज जो आपको लेक्चर पढ़ाऊंगी वो लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर जो 2 है ना उसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम आज पार्ट 2 कवर करेंगे जो हमारा पेंडिंग है। सो गाइस लास्ट ना हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक कंप्लीट किया था। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो उसी का पार्ट 2 होगा और वो फुल्ली कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसका वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गाइस ये इसका पहला टॉपिक नहीं है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इसके बाद का ही टॉपिक है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, यहाँ पे डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था एट प्रोविंशियल लेवल पे। डायरची बेसिकली एक सिस्टम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बाय कैमरल लेजिस्लेचर, अभी आपने वो टर्म सुना होगा, अब तो बहुत कॉमन है, अपर हाउस लोअर हाउस, ये सारी चीज़ें लाई गई थी कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के दौरान। फिर आया था डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस। गाइस आपको रिमेंबर होगा तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बताया है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को और एक्सटेंड कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। और लिमिटेड फ्रेंचाइजी को भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइज होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या कहते हैं ना, ऑफिशियल परमिशन देते हैं टू सेल अ कंपनी गुड्स सर्विसेज एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इसको किस दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के दौरान। फिर यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब जो डायरची इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, उसको क्या किया गया क्या, उसको प्रोविंसेस पे एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश यानी कि पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, वहाँ पे अब इसका कोई भी वैल्यूशन नहीं है। बट मीन टाइम डायरची को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर में, ठीक है। यानी कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इससे मुझे याद आया, आप खुद देख के बताइएगा यूपीएससी के कौन से साल में ट्रांसफ़र या रिजर्व सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई रिमेंबर अराउंड 2000, ये नहीं बताऊंगी मैं, ये आपको खुद देख के बताना है मुझे। चलिए अब इसी में आगे देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहाँ पे क्या है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेशन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अपर हाउस और लोअर हाउस, वो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिए कि वो 6 कौन से प्रोविंस है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड असम। ये 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, वो फॉर्म्ड हुआ। और फेडरल कोर्ट एट दिल्ली विद द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस इन 1937 को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। किस दौरान, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और जितने भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया उसको और ज़्यादा क्या किया गया, नॉमिनेशन प्रोविजंस फॉर वुमेन लाया गया इसके दौरान, लेबर क्लासेस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लाया गया। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया। आप ही सुने होंगे, बहुत कॉमन है, पीएससी हर स्टेट का होता है अब। और ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, दोनों को एज अ यूनिट, ठीक है, यूनाइट कर दिया गया दोनों को। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिली, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो डायरची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया, एबॉलिश कर देगा और उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर देगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो टर्म आपने यहाँ सुना, अपर हाउस लोअर हाउस, उसको 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कहाँ पे ऑफिशियली लागू किया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली।
अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर क्यों आया? अगस्त ऑफर बेसिकली आया क्योंकि अगस्त ऑफर के टाइम पे क्या हुआ ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए था। तो वहाँ के जो बेसिकली लॉर्ड लिलिंथ गो थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार टू अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन डोमेन मॉडल वुड बी स्टैब्लिश इन इंडिया। मतलब उन्होंने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आपको एक डोमिनियन मॉडल देंगे, स्टैब्लिश करेंगे आपके लिए इंडिया में, ठीक है। लेकिन कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था। वाई? क्योंकि वो हार रहे थे, ठीक है। बेल्जियम हार चुका था, फ्रांस हार चुका था। तो आपको मुझे बताना कि उस टाइम पे मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा राइज कौन कर रहा था इस दौरान, ठीक है। फॉल तो कर रहे थे लेकिन राइज कौन कर रहा था? और इतना ही नहीं, वहाँ उस टाइम पे जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया वर्ल्ड वार टू के दौरान, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन आप लोग जानते हैं ये फेल्ड क्यों? क्योंकि इंडियंस को किसी भी तरह का डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए था, उनको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। इस वजह से ये जो ऑफ़र था ना, ये पूरी तरह से फेल्ड था। ठीक इसी प्रकार इसके बाद आया क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसके बाद जो आया वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी फेल अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम था कि जो हमारे आईएनसी थे उनको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, बिकॉज जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे उस दौरान, जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वार टू, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर इतना प्रेशर था कि उनको इंडियन का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल पाया क्योंकि वो अपनी बात पे थे कि हम वर्ल्ड वार टू के बाद आपको एक डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, और भी जो भी इनके जितने भी एक्सक्यूजेस थे। बट आईएनसी क्या किया, वहाँ पे उनको चाहिए था फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। और मुस्लिम लीग क्या क्रिटिसाइज़ किया? एक सिंगल यूनियन इंडियन का। क्यों? क्योंकि उनका अपना ही था कि हमको अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अलग रिप्रेजेंटेशन यानी आप तो समझ लोगे, इसके आगे मैं बताऊंगी कि उनका अलग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था। तो उनका एक अलग ही था कि नहीं, वो फुली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन इंडियन को। इसके बाद फिर से एक आ गया क्या? शिमला कॉन्फ्रेंस। अभी आप देखते जाइए, इस लेक्चर में बहुत चीज़ें पता चलती है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ये भी फेल रहा। जितने भी पार्टीज़ थे उस टाइम पे, जो भी पार्टीज़ थी, जैसे अभी बहुत सारी पार्टी होती है ना, पार्टी मीन्स नॉर्मल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, और जो भी उस टाइम के पार्टी थे, तो वो सारे शिमला में मिले, ठीक है। बेसिकली कौन कौन? वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड वेबवेल, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे ना ब्रिटिश इंडिया के, वो सारे एकजुट हुए, उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन किसी मुद्दे पे नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन जो था ना, वो था नहीं, वो एब्सेंस था, वो देखने को नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। किसी भी तरह मुद्दे पे पहुँचना वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक था वो चीज़। तो इसीलिए किसी पे मुद्दे पे ना पहुँचने की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 भी क्या हुआ? फेल्ड हो गया। फिर इसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। अब इसमें हमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 तिगड़ी कह सकते हैं। वो गए स्पा, यानी कि सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर अलेक्जेंडर। ये 3 पर्सन हैं जिसके बारे में हम कैबिनेट मिशन में मेनली हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने एक वेज निकाला, ठीक है, एक तरीका निकाला पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके बता रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का डिमांड था ना, वो फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। और क्या प्रपोज किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि 292 + 93 मेंबर्स होंगे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स को यूनाइट करके ये बताया गया। और इसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ 3 जून 1947 में। और जैसे ये सारी चीज़ हुई, फिर आया हमारा क्या? माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान के जो मेन, जिसके बारे में एक होता है ना कि हम किसको ध्यान में रखते हुए पढ़े, तो एक पर्टिकुलर फीस, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये बहुत चर्चित पर्सन है, आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। सो ड्यू टू मुस्लिम लीग एगिटेशन, उस टाइम पे मैंने बताया ना कि मुस्लिम्स ने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया कि उनको मतलब सिंगल आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया उनको समझ में नहीं आया वो चीज़, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ देखने को मिला, पूरा सेपरेट कंट्री एगिटेशन बहुत बढ़ रहा था।
तो माउंट बैटन प्लान ने क्या किया, उन्होंने एक प्लान सामने रखा यूनाइटेड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान का, ठीक है। तो इस प्लान को किसने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यूनाइटेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों हुआ, पहले उन्होंने जो दिया उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आगे एजिटेशन और बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलग अलग कंट्री हो गए, उसके बाद हुआ। पहले में तो मतलब ये चीज़ हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हम आगे और मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके लिए सारी चीज़ें हुई, उसका बेसिकली इसी चीज़ का इंतज़ार था। यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश के रूल थे इंडिया में वो फिनिश हो गए, मतलब एंड हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट डोमेन टू पावर, प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था आइदर टू ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। उनके पास था कि या तो वो ज्वाइन करें या तो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। और उन्हें, और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिला, उन्होंने वाइसरॉय का जो पॉलिसी थी उसको पूरी तरह से क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया उन्होंने। फिर आ गया यहाँ पे गवर्नर जनरल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हर एक डोमेन के लिए क्या हुआ गया कि गवर्नर जनरल को लाया गया, ब्रिटिश क्राउन का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। और अब जो मैंने आपको बोला लॉर्ड माउंट बैटन, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया कौन सा इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद का जो इंडिया हुआ, उस टाइम पे तो गवर्नर जनरल थे उस दौरान, वो कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन। इसलिए मैंने कहा ये बहुत चर्चित व्यक्ति है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 फिनिश। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। इस टॉपिक में हमने कवर किया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, फिर हमारा आया अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, माउंट बैटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।